बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। निगम बोध घाट पर ही हुआ, जैसा कि सरकार की मर्जी थी। और सरकार की मर्जी के खिलाफ जब लोगों ने जताया सोशल मीडिया पर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई और फोन पर बात तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। फिर जाकर देर रात सरकार को थोड़ा एहसास हुआ और फिर समाधि स्थल वाली की जमीन दी जाएगी, इस बात का स्पष्टीकरण के तौर पर बाकायदा तौर पर उसको बताया गया। क्या है ये विवाद और क्यों ये इतना मुश्किल था सरकार के लिए कि निगम बोध घाट के अलावा कहीं और अंतिम संस्कार नहीं करवाया जा सकता था? क्या पेचीदगियां थी? हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मलिक साहब, क्या कोई पेचीदगी थी, कोई बंदिश थी, कानूनी बंदिश थी, कोई अड़चन थी, कोई व्यवस्था को लेकर कोई बंदिशें थी कि निगम बोध घाट ही एक अंतिम स्थल सरकार को नजर आया डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए? देखिए मिर्जा साहब, अगर आप देखें, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 10 साल उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था और देश को उन्होंने आगे बढ़ाने में, आर्थिक संकट से बाहर निकालने में जो सहयोग दिया है, इतिहास उनको याद रखेगा। एक परिपाटी हमारे देश में है कि जो हमारे राजनेता होते हैं, खासकर प्रधानमंत्री होते हैं, उनको राजघाट पे उनकी समाधि होती है, उनको एक जगह दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कई पार्टियां इस तरह की चीजें करती हैं कि वो चाहती हैं और इसको पर्सनल इश्यू बना लेती हैं। इसमें कई बार मैं थोड़ा-सा पीछे भी जाना चाहूँगा, कांग्रेस ने भी कई सारी ऐसी चीजें की थी, चाहे वो नरसिंहा राव का मामला हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का मामला हो। चौधरी चरण सिंह के मामले पे भी ऐसे ही हुआ था कि वो बड़े सीमित समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उनको जगह ना देके उनको जहाँ वो पैदा हुए हैं बागपत भेजे या कहीं और भेजे, इस तरह। लेकिन एक कम्युनिटी थी उनके पीछे, किसान वर्ग था, तो किसान वर्ग की नाराजगी और इस तरह के दबाव में आके सरकार ने उनको जगह दी थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दमन चक्र चला रही है, जिस प्रकार से तानाशाही चीजों में कर रही है, वो ये जताता है कि निजी से निजी मुद्दे और निजी से निजी जो चीजें हैं, वो उन पे भी काम कर रही है और बहुत बारीकी से उस पर ध्यान देती है। 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं, एक अलग कम्युनिटी से आते हैं। इनको तो बहुत अच्छे तरीके से इनका जो है राजघाट पे या शक्ति स्थल पे, कहीं कांग्रेस का ही शक्ति स्थल है, वहीं कहीं इनको एक ऐसी जगह देनी चाहिए थी कि वहां उनकी समाधि बने, यादगार बने, ताकि इनके वर्ग के लोग आए और देखें। आप वाजपेयी जी को जगह दे सकते हैं, जो 6 साल प्रधानमंत्री रहे। आप उनको जगह नहीं देंगे जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे। क्यों? क्यों आप हर चीज को निजी तौर पे लेते हैं और आप लोगों का अपमान करने में आगे आते हैं? अभी आपका ज्यादा देर हुई नहीं है, आपने भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश की है। अभी आपने मनमोहन सिंह का अपमान करने की कोशिश की है। तो आप क्या जताना चाहते हैं कि तानाशाही देश में चल रही है? तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटी सोच का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सरदार मनमोहन सिंह जो थे वो बहुत ही सज्जन और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। अगर थोड़े भी वो कट्टर सियासी व्यक्ति होते, तो आज कम से कम उनके पीछे सरदारों की एक फौज होती। लेकिन वो अपने आप को सरदार मानते ही नहीं थे, वो अर्थशास्त्री मानते थे, वो देश का नागरिक एक अपने आप को मानते थे। वो किसी वर्ग या किसी क्षेत्र या किसी जगह से अपने आप को जोड़ के नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने कभी भी ऊंच-नीच, छोटे-बड़े में कभी भी भेद नहीं किया, मैं जितना उनको जानता हूँ। तो आज मुझे लगता है कि उनके, हालाँकि उनकी कम्युनिटी के लोग उठा रहे हैं, उनकी कम्युनिटी के लोगों ने भी उठाया है कि भई ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और अगर उनको ज़मीन नहीं दी जाएगी, तो हमारी कम्युनिटी इसका विरोध करेगी। क्योंकि यहाँ तो यही है, यहाँ तो कम्युनिटियाँ ही विरोध करती हैं। देश के लिए जो अच्छे लोग हैं, भले ही वो कम्युनिटी में कम हों, उनका सरकारें तो सुनती नहीं है।
तो फिर लोगों को आना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए कि जब ये प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह सरदार कम्युनिटी से आते हैं, वो प्रधानमंत्री थे और देश के राष्ट्रपति मुसलमान थे। ना देश खतरे में था, ना हिंदू खतरे में था। आज राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, देश भी खतरे में है और हिंदू भी खतरे में है। क्यों खतरे में है ये? किसने बनाया खतरे में? कहाँ खतरा है? तो ये जो देश में एक दूसरे तरीके का जो एक वातावरण बनाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? क्या करना चाहते हैं? ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही नाहक और बहुत ही छोटी सोच का नतीजा है कि आज मनमोहन सिंह के साथ जो इतने जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र में और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और एक बहुत बड़े पढ़े लिखे और अर्थशास्त्री और विद्वान व्यक्ति के नाम पे वो जाने जाते हैं दुनिया में, उनका इस तरह का अपमान भारत में मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। मलिक साहब, ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर कल रात से ही जब से ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पे लोग इसको लेकर लिख भी रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं कि इस देश में क्या मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत जो राजनीति के अलावा अगर उन्हें देखा जाए तो अर्थशास्त्र के तौर पर उनके पूरे जो एजुकेशन रही और वो जिस जिस पदों पर रहे उसको अगर टटोला जाए तो वो राजनीति में आकर या प्रधानमंत्री पद पाकर एक बड़ी शख्सियत नहीं बने, बल्कि वो उससे पहले ही एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद तो कुछ एक इजाफा और हो गया उस शख्सियत पे। लेकिन ऐसे में बीजेपी जो 1984 को लेकर लगातार कांग्रेस को टारगेट करती रही, 1984 को लेकर बहुत ज्यादा कैंपेन और बहुत ज्यादा हर चुनाव में उसका इस्तेमाल बार बार बीजेपी करती रही है। ऐसे में एक सरदार शख्सियत, एक सिख मजहब से आने वाला शख्स जो एक ही इकलौता प्रधानमंत्री बना, उसके साथ जब इस तरह का व्यवहार होता है तो क्या ये एक बेवजह की राजनीतिक बहस को छेड़ने की मंशा से किया गया? राजनीतिक सोच समझ रखने वाले व्यक्ति तो यही कहेंगे कि ये इस तरह का कदम उठाना नहीं चाहिए था, इसके राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में। जब आप जाएंगे उस कम्युनिटी के बीच पे तो सवाल पूछा जाएगा और फिर इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो क्या ये एक राजनीतिक नासमझी वाला कदम रहा या फिर भाई मन में टीस है और निजी तौर पर इस चीज को लेना है इसलिए ये किया गया? ये छोटी सोच का नतीजा है और इनको ये लगता है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सवाल पूछेगा कोई, कम्युनिटी सवाल पूछेगी, आप चुनाव में जाएंगे। चुनाव में तो ये समझते हैं कि चुनाव में तो इनकी जरूरत ही नहीं है किसी को, किसी व्यक्ति की, किसी समाज की, किसी वर्ग की चुनाव में इनको जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही इनके साथ आ, और ये उसका उदाहरण भी देते हैं कि तमाम किसान हमसे नाराज था, तमाम हमसे हरियाणा से आने वाले पहलवान हमसे नाराज थे, उसके बावजूद हम हरियाणा में जीत गए। तो उस चीज से नहीं डरते। ये कहीं ना कहीं निजी तौर पे, और ये चाहते हैं कि अगर हम किसी को सम्मान दे के बहुत ज्यादा बड़ा व्यक्ति बनाएंगे, कहीं हम छोटे ना दिख जाए उसके सामने, तो अपने आप को बड़ा दिखाने का ये प्रयास करते हैं। क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल है कि कल जो आज आज परिस्थिति मनमोहन जी की है, इनकी तो आएगी नहीं कल को। आप ये सोचिए कि अगर यही परिस्थितियां जब भी 10 साल 20 साल बाद बन जाएं और इनका भी यही असर हो कि इनको कह दिया जाए ले जाइए गुजरात, तब क्या होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक किसी दायरे में सरदार मनमोहन सिंह को ना बांधे। वो एक दायरे से निकले हुए बड़े नेता थे और वो नेता, मैं तो उनको राजनेता या सियासी नेता तो मानता ही नहीं मैं उनको। वो तो एक शख्सियत थे और वो शख्सियत को तराशने का काम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने किया था। और आप सोचिए, जब 1991 में नरसिंह राव की सरकार बनी तो वो जो अर्थशास्त्री थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, आईजी पटेल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए मना कर दिया था कि देश की हालत बहुत खराब थी उस टाइम। देश के पास इतना पैसा नहीं था जो 2 हफ्ते के बाद वो बाहर से अपनी तेल और दूसरी चीजें मंगा ले, आयात कर ले। ऐसी परिस्थितियों में जब नरसिंह राव ने इनको संपर्क किया और इनको राजी किया वित्त मंत्री बनने के लिए, तब ये आए थे। और ये किसी सदन में भी नहीं, ना राज्यसभा में थे ना लोकसभा में। फिर इनको बाद में राज्यसभा भेजा गया।
उस चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया और देश को उस संकट से इन्होंने 91 में ही निकालना शुरू किया था। और 91 का जो पहला बजट इन्होंने पेश किया था लोकसभा में, उसकी आलोचना भी विपक्ष करता है, ये बात भी सबको पता है। तो जब उसकी आलोचना वाजपेयी जी ने की, तो ये आहत हो गए उससे कि मैं अपने लिए तो आया नहीं था, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने देश के लिए बजट पेश किया और उसमें भी ये मेरी जो है आलोचना कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है नरसिंह राव जी को कह दिया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो नरसिंह राव जी घबरा गए कि ऐसे वक्त में कौन फिर बनेगा। तो उन्होंने वाजपेयी जी को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर वाजपेयी जी खुद इनके पास गए और इन्होंने समझाया कि वो सियासी आलोचना थी। मेरा फर्ज बनता है विपक्षी होने के नाते कि मैं सरकार के बजट की आलोचना करूं। ये मैं कोई आपकी निजी आलोचना नहीं की है और कोई निजी मेरा और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ये मेरा फर्ज है और आप इसको दिल पे मत लीजिए। जब वाजपेयी जी ने उनको समझाया तब वो रुके थे। तो इस प्रकार के आदमी थे। इसके बाद अगर आप देखें 2004 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम लिया गया, तो मरे नहीं जा रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने तो शायद मना भी कर दिया था, लेकिन सोनिया गांधी की जिद थी कि नहीं तुम ही बनोगे। वहां तो बनने वालों की लाइन लगी हुई थी। नंबर 1 पे वहां पे प्रणब मुखर्जी थे, अर्जुन सिंह थे, चिदम्बरम थे। भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है कि मरे जा रहे हैं। वहां तो लंबी लाइन लगी हुई थी और सब अब प्रधानमंत्री बनने को तैयार थे। और ऐसे में सोनिया गांधी ने इनको बनाया, क्यों? क्योंकि ये काबिल व्यक्ति थे। हर एक तो नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतने काबिल व्यक्ति के लिए, और आप ये भी देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि ये जीवन में एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े 99 में दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, और विजय कुमार मल्होत्रा से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में जो है फिर ये फिर राज्यसभा में गए। ये राज्यसभा में रहते हुए ही ये देश को इतना ऊपर लेके गए। तो इनकी कोई इच्छा ही नहीं थी। बहुत साधारण व्यक्ति थे और मैं तो कई बार मिला हूं। मैं तो किस्सा कल भी लगातार चैनल पे चला, आज भी आपके यहाँ सुना देता हूं अगर आप इजाजत देंगे। मैं तो खुद मेरे एक पत्रकार मित्र के साथ इनके घर पे इंटरव्यू लेने गए थे, तब वाजपेयी जी की सरकार थी और ये तीन मूर्ति लेन में रहते थे। तीन मूर्ति लेन प्रधानमंत्री आवास के पीछे है और सुनसान एरिया रहता है। वहां इनके बंगले पे हम गए, दरवाजा खुला हुआ था, घर में कोई नहीं था। हम ड्राइंग रूम में धीरे से घुसे तो वहां भी कोई नहीं था। हमने कहा कोई है? तो ये आए थोड़ी देर में, अरे अरे बैठिए, आप लोग आ गए। बैठ गए, फिर अंदर चले गए। हमने कहा अंदर, फिर चले गए ये। तो अंदर ये 10 मिनट के बाद आए और इनके हाथों में ट्रे थी चाय की। आप सोचिए कि इतना बड़ा व्यक्ति दो पत्रकारों के लिए खुद चाय बना के लेके आया। और जब हमने कहा अरे सर इसकी क्या आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि ये भाई घर में कोई है नहीं, नौकर भी बाजार गया है, तो मैं सोचा मैं चाय बना लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात। चाय पी। चाय पीने के बाद में इंटरव्यू भी हुआ। तो मैं कह रहा हूँ जो इतनी महान शख्सियत है, कभी उसने इस तरह का सोचा ही नहीं है। और आज के प्रधानमंत्री तो अपने आप को बायोलॉजिकल कह रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो आज मनमोहन सिंह के साथ सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि छोटी सोच का नतीजा है। और सरकार को संज्ञान होगा, सरकार की आंखें खुलेंगी और सरकार कम से कम उनको एक जगह उनकी इज्जत के अनुसार कहीं देगी, जिससे कि उनकी यादगार एक बने और लोग उनको याद कर सकें। क्योंकि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जितना मुझे पता है 7 RCR में जब भी विदेशी लोग आते थे तो विद्वान, पढ़े लिखे, अर्थशास्त्री लोगों का ये सपना होता था कि हम भारत के प्रधानमंत्री से मिलें। आप कल से और आज तक प्रोग्राम देख रहे हैं, कई जगह एक वीडियो चल रही है ओबामा की, कि ओबामा कितना आदर मनमोहन जी का करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक विद्वान व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, जो उनके मन में आता वो कहते हैं। आपको याद होगा उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी फैसला ले लिया था और उनकी सरकार गिरते गिरते बची थी। लेफ्ट वालों ने समर्थन वापस ले लिया था। आप ये सोचिए कि मिली जुली सरकार चलाने के लिए ऐसा व्यक्ति 10 साल सरकार चला के गया है और कभी कोई दिक्कतें हमें उस सरकार में दिखाई नहीं दी है। तमाम सहयोगी दलों को लेकर चला है, कोई सहयोगी दल उस तरह से नाराजगी नहीं जाहिर की है। और वो जो निर्णय उन्होंने लिया था वो किसी बिजनेसमैन के लिए या पर्सनली नहीं लिया था, देश के लिए निर्णय उन्होंने लिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाला टाइम परमाणु का है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर इस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को इस सोच से बाहर आना चाहिए
निजी मामले ठीक है, किसी हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन हर जगह अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो देश के लिए भी अच्छा नहीं है और लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं। जी। मलिक साहब, अब मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई तो देखिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के नेता बहुत अच्छे-अच्छे ट्वीट करने लगे। बहुत सादगी का ज़िक्र करने लगे, मनमोहन सिंह की बड़ाई करते हुए ट्वीट करने लगे, श्रद्धांजलि देने लगे। और जब बात आई अंतिम संस्कार की, तो फिर उसके उलट स्थिति नज़र आई। ये विरोधाभास बीजेपी के भीतर क्यों दिख रहा है? और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री ने जिस तरह का ट्वीट किया उसके बाद जब ये फैसला हो रहा है और जब इतना दबाव बना, तब रातों रात ये कहना पड़ा कि हम समाधि स्थल के लिए जगह देख रहे हैं, जगह मिलते ही वो अलॉट की जाएगी। ये वही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने संसद के भीतर ये भी कह दिया था कि रेनकोट पहनकर जो बयान दिया कि मनमोहन सिंह को टारगेट करते हुए, तो क्या उस वक्त उनके निधन की खबर सुन के जो ट्वीट हुआ, वो दरअसल असली ट्वीट नहीं माना जाए, वो दरअसल एक फॉर्मेलिटी मानी जाए कि आप अच्छाई करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, असलियत तो कुछ और ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अगर आप देखेंगे, वो खुद ही कई बार कह देते हैं कि वो तो सिर्फ सियासी जुमला था। आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, गृह मंत्री हों, दूसरे बड़े-बड़े पदों पे लोग बैठे होते हैं, उनके ट्वीट करने वाले, उनके सोशल मीडिया पे विचार डालने वाले लोगों की एक टीम होती है और कई जगह एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसी में एक मैसेज किया जाता है, भेजा जाता है। अगर कोई भी देश का कोई विद्वान, कोई बड़ा पत्रकार, कोई बड़ा कलाकार, कोई बड़ा वैज्ञानिक, कोई बड़ा शिक्षा क्षेत्र का कोई बहुत बड़ी हस्ती की अगर डेथ होती है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह का एक मैसेज जाता ही है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप दिल में क्या उसके प्रति आपके है, वो जब आप बाहर आता है तब पता लगता है, क्या वास्तव में आहत हैं या खाली दिखावा कर रहे हैं। तो ये तो नूरा कुश्ती है, ये तो खाली जुमलेबाजी है जो ट्वीट पे हुई है। असली जो आपके मन में है वो तो अब दिख रहा है। अगर आपके मन में ऐसी चीज होती तो शुरू से ही दिखती, वो ट्वीट के साथ ही दिखती। लेकिन आप खाली दिखावा कर रहे हैं, अंदर कुछ और है, दिल में कुछ और है, तो ये साफ हो जाता है। और आज जनता सब देख रही है और जनता के दिल में सारी चीजें समा जाती हैं और आने वाले समय पे उस चीज का आपको जवाब भी मिलता है। तो इसका जवाब आने वाले समय पे इनको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग इस तरह की चीजों को नहीं भूलते हैं। कई जगह भावनात्मक मुद्दे होते हैं, भावनात्मक मुद्दों को ज्यादा लोग हृदय में रखते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, संविधान का मुद्दा इन्होंने लोगों को दे दिया था विपक्ष को, उस पर कितना नुकसान इनको हुआ। अभी अंबेडकर का मुद्दा आ गया है, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं अंबेडकर, और उनके प्रति अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आपको नाराजगी लोगों की मोल लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आप सिखों की और जो उनके प्रशंसक हैं मनमोहन जी के, उनकी आप नाराजगी मोल ले रहे हैं, तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया क्योंकि मलिक साहब, मनमोहन बोलते जी हैं जी। किसी एक विशेष वर्ग के नहीं थे। वो, मैं ठीक फिर है। कह रहा हूं कि वो पूरे देश के थे। जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बोलता है हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।